2026 आ रहा है, 1 नंबर सूर्य का साल है, तो ये कैसा रहने वाला है? सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं और जब राजा आते हैं तो ऐसे नहीं आते, वो पूरे लाल लश्कर के साथ आते हैं। जब जब ये 1 नंबर का साल आया तब तब फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़े हैं। महंगाई अभी और बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2026 में हमारा यूथ जागेगा, प्रोटेस्ट बढ़ेंगे। पहाड़ी राज्यों में फिर से आप भूस्खलन, भूकंप और जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे। किन राशियों का साल 2026 में अच्छा जाएगा और किन का थोड़ा संभल के इनको रहने की जरूरत है? मेष और मीन की, कुंभ की मैं बात करूं, इन तीनों ही राशियों पर इस समय 7.5 चल रही है। मैं तुला राशि की बात करूं, बहुत कुछ अचीवमेंट्स उनको इस वर्ष मिलेंगे। मकर राशि के लिए साल थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। सरकारी नौकरी किन लोगों की लगती है? कुंडली में कौन सा भाव होता है, कौन से ग्रह होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है? सरकारी नौकरी के प्रमुख रूप से 2 ग्रह जिम्मेदार। क्या उपाय करने हैं? जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बच्चे कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर्स, ये जो लोग बनते हैं, क्या कोई विशेष योग होता है इनकी कुंडली में जो इस तरह की फील्ड में, वो असामान्य फील्ड में जा रहे हैं? निश्चित रूप से इसके लिए कुंडली के ग्रह जिम्मेदार है, कुंडली के भाव जिम्मेदार है, ये सत्य है। राहु के साथ बृहस्पति और बुध को मजबूत कर लेना। अगर वो मजबूत नहीं है तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि बुद्धि कहाँ से आएगी? कुछ लोग बदलाव का भी साल कह रहे हैं। 2027 जाने से पहले पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, इसमें 2 राय है ही नहीं। भारतवर्ष की कुंडली सर आपने देख रखी है, तो मुझे ये बताइए कि 2026 में और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? किन किन देशों के साथ इस साल या फिर अगले साल हमारे संघर्ष देखने को मिल सकता है? नो डाउट हमारा पुराना संघर्ष जिससे रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी बहुत अच्छी चीजें हमारी नहीं रहेंगी। चाइना भी 2026 में भारत को धोखा देगा। क्या कोई ऐसी चीज है जो ये बताती है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? 2026 में म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, उसमें बहुत नुकसान लोगों को होंगे। स्पेशली भावों की बात आपने करी, राहु अगर 12वें भाव में है तो बिना प्रॉपर एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना भाई। ममता दीदी के लिए आखिरी वर्ष में कह सकता हूँ मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके बाद वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है, वहां कोई नेक टू नेक फाइट नहीं होगी। बहुत से लोग नाम से राशि और कुंडली मिलवाते हैं। कहते हैं ना, मन समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मान सम्मान और यश मिले, इसके लिए भी कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव आ रहे हैं भाई, और मान सम्मान के कारक है सूर्यदेव। एक मंत्र बता के जा रहा हूँ। आपसे आज एक यूनिक उपाय जानना चाहती हूँ जो आपने किसी को ना बताया हो, कि पैसे अगर चाहिए तो ये उपाय करो, पैसे आएंगे। आप अपने घर से एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद नस्बा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। साल 2025 अपने साथ बहुत सारे उथल पुथल लेकर आया, और अब आने वाला है 2026 यानी कि नया साल, जिसे कई ज्योतिषाचार्य बदलाव का साल कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव शांति लेकर आएगा या फिर नए संघर्षों की शुरुआत करेगा? क्या 2026 वो साल है जब दुनिया फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी होगी, या फिर भारत के लिए ये नई उपलब्धियों यानी अपॉर्चुनिटीज, नए आविष्कारों और नेतृत्व के उदय का साल साबित होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, 1999 का वो साल जब भारत ने कारगिल में पराक्रम दिखाया, 2017 जब डोकलाम में चीन को करारा जवाब मिला, और अब 2026 वो फिर से एक यानी सूर्य का साल आ रहा है। सूर्य जो राजा है, शक्ति है और परिवर्तन का प्रतीक है। तो क्या इस साल भारत का भाग्य पलटने वाला है? क्या इस बार पीओके से कोई गुड न्यूज हमें मिलने वाली है? क्या राजनीति में किसी बड़े राज्य में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है? और क्या किसी राजनेता या अभिनेता के साथ कुछ बुरा हो सकता है? और क्या सूर्य और शनि का ये साल विरोधियों और विपक्षियों को हिलाकर रखने वाला साल है? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी, जिन्होंने न सिर्फ हजारों लोगों की कुंडलियां पढ़ी, बल्कि अपने सटीक दृष्टिकोण से ज्योतिष को एक नए युग में पहुंचाया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए सावधानी का साल होगा या फिर उड़ान का साल, तो ये एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। पूरा एपिसोड बिना स्किप किए देखिएगा।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरा आभार और मेरी तरफ से जय श्री राम। तो आज बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में देखने को मिलने वाला है। यकीन मानिए कुछ ऐसी रेमेडीज भी आज सर देंगे जो शायद पहले आपने इससे पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं देखी होगी। नई रेमेडीज होगी 2026 के बारे में, क्योंकि आने वाला है 2026, बस आ गया। तो बहुत कुछ खास क्या होने वाला है देश विदेश पूरी दुनिया में, वो जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये कि 1999 नंबर 1 का साल था, कारगिल युद्ध हुआ। बिल्कुल। 2017 में भी डोकलाम इंसिडेंट हुआ, चाइना के साथ बॉर्डर पे क्लैश हुआ। अब 1999 2017 2008 भी एक नंबर का साल था। हाँ, मतलब युद्ध वाले साल, एक तरह से कहें संघर्ष वाले साल थे। संघर्ष वाले साल रहे। अब 2026 आ रहा है, 1 नंबर सूर्य का साल है। तो ये कैसा रहने वाला है? युद्ध लेकर आएगा कि क्या, कैसा होगा? क्योंकि कुछ लोग बदलाव का भी साल कह रहे हैं, बॉर्डर पर क्रैश का भी साल कह रहे हैं। तो क्या होने वाला है? देखिए, जब 1 नंबर दोबारा से आता है, 1 से 9 नंबर की अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो 9 नंबर इस कड़ी का आखिरी नंबर है और 1 नंबर पहला नंबर है। जब शुरुआत होती है तो 1 नंबर से होती है। तो 1 नंबर नई अपॉर्चुनिटीज का भी साल है, नई बिगनिंग्स का भी साल है। बहुत कुछ नया आप देखेंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आप देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम क्लैशेस की बात करें, अगर हम युद्ध की बात करें, अगर हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष की बात करें, तो इसमें दो मत नहीं है कि ये होना है। 2026 ना भारत पाकिस्तान फिर से आमने सामने होंगे, इसमें दो मत हो ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं चाइना से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हो गए, अब तो चाइना हमारा दोस्त बन गया है। मैं कहता हूं भाई, ये मजबूरी की दोस्ती है और मजबूरी के रिश्ते लंबे नहीं चला करते। बहुत जल्दी कहीं ना कहीं क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे। 2026 में चाइना भारत को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धोखा देगा, ये सत्य है। तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है और ज्योतिष का कर्तव्य भी यही है। देखिए, मेरा काम किसी को डराना नहीं है और मैं ये हमेशा बोलता भी रहा हूं कि रिव्यूअर से भी मेरा ये निवेदन रहता है कि भाई आपको डरना नहीं होता है, आपको सावधान रहना होता है। और ज्योतिष का कार्य भी यही है। एक अच्छे ज्योतिष का यही कार्य है कि वो लोगों को सावधान करे, सतर्क करे, ताकि उसके हिसाब से लोग जीवन जी पाए, उनको एक गाइडेंस मिल पाए। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सतर्क रहना है। दूसरा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2026 में लोगों को देखने को मिलेंगी। ये इसके लिए तैयार रहे। किस क्षेत्र में सर? स्पेशली हर किसी के मैं बात कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। इस समय लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहने वाली है 2026 में। जब जब ये 1 नंबर का साल आया है, तब तब फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़े हैं। तो अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर रखना है भाई। सभी लोगों से कह रहा हूं, अपने खर्चे घटा दो, एक इमरजेंसी फंड बनाओ, ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि ये समस्या आएगी। और आप सोचिए, जब भी दो देशों के बीच में कोई टकराव होता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई लॉस ना हो? टकराव से कभी किसी का भला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और ये 2026 में होना है, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं 1% भी। बहुत सारी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज, आप भारत के, अगर मैं बात करूं भारतवर्ष की, इंडिया की, तो बहुत सारी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनने वाली हैं। सरकार में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे नया भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि सूर्य तो बिगनिंग्स का प्रतीक है। हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? जब सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, जब सूर्यदेव उदय होते हैं, तो हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो सूर्य नई बिगनिंग्स का भी एक प्रतीक है, सूर्य नई अपॉर्चुनिटीज का भी प्रतीक है। और सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं। और जब राजा आते हैं तो ऐसे नहीं आते, वो पूरे लाभ लश्कर के साथ आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि राजा साहब आ रहे हैं। तो बहुत कुछ नया तो देखने को मिलेगा। वो पॉजिटिव भी होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता है। लेकिन आपको सतर्क रहना है। क्या क्या होगा, कैसे होगा, इस पॉडकास्ट में डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस विषय पर। सर जैसे आपने बोला बदलाव, अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज जब आती है तो पैसे लेकर आती है। तो कैसे, जब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है तो पैसों का लॉस कैसे होने वाला है? बहुत सारी नई फाइनेंशियल पॉलिसीज पहले तो। दूसरा, कहीं ना कहीं महंगाई अभी और बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तीसरी चीज, फाइनेंशियल क्राइसिस में इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ती दिख रही हैं मुझे। इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चौथी चीज, कहीं ना कहीं नौकरियां बहुत ज्यादा जाने वाली हैं 2026 में। काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सत्य है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई आप अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर तैयार करिए, ताकि आपको या आपके परिवार को ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगर हम संघर्ष की बात करें तो किन किन देशों के साथ इस साल या फिर अगले साल हमारे संघर्ष देखने को मिल सकता है? नो डाउट, हमारा पुराना संघर्ष जिससे रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी बहुत अच्छी चीजें हमारी नहीं रहेंगी। और चाइना भी 2026 में भारत को धोखा देगा। ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। मैंने 2025 में भी ये बात कही, लगभग शुरुआत में ही। 2024 के लास्ट में भी मैंने ये कहा था कि चाइना से हमारे रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन फिर बिगड़ेंगे। अब सुधरते हुए सबने देख लिया ऑलरेडी, बिगड़ना बाकी है दोबारा से। चाइना पे ज्यादा भरोसा हमें नहीं करना है।
वो मौके की तलाश में है, ठीक है। जब तक हमारी उनके साथ अच्छा चल रहा है तब तक चले, बाकी वो सरकार को देखना है, उनको पॉलिसीज निर्धारण करना है, उनको देखना है कूटनीति उनकी क्या कहती है। लेकिन ज्योतिष की गणना ये कहती है कि 2026 में चाइना कहीं ना कहीं भारतवर्ष को किसी न किसी रूप में धोखा देगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब अगर संघर्ष की बात हो रही है सर बॉर्डर पे, तो पीओके को लेकर क्या कहना है आपका? क्या गुड न्यूज आएगी कुछ? बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछ लिया, और ये मैं लगभग पिछले 2 महीने से 8 से 10 लोग मेरे से सवाल पूछ चुके हैं, और मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं भाई कि 2027 जाने से पहले पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, इसमें दो राय है ही नहीं। अब वो भारत का हिस्सा होगा नहीं होगा वो अपनी पॉलिसीज पर निर्भर करेगा। हो सकता है भारत की सरकार ही एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा, ये सत्य है, ये आप लिख लीजिएगा। और एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ, यूएसए के टुकड़े होने बाकी हैं। जी, ये वाकई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। भारतवर्ष की कुंडली सर आपने देख रखी है, तो मुझे ये बताइए कि 2026 में और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? 2026 में हमारा यूथ जागेगा, प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, यूथ का साल है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि नई एनर्जी, नई सोच लोगों के अंदर आने वाली है 2026 में। और जब नई सोच आती है तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं विरोध भी होता है उन चीज़ों का। नई पॉलिसीज आएंगी तो उनका भी विरोध होगा, तो हमारी सरकार को भी बहुत सावधान रहना है भाई। प्रोटेस्ट बढ़ने वाले हैं, हालांकि 2026 में अगर मैं कहूँ सरकार को कोई खतरा है ऐसा कुछ नहीं दिखता है, बट यंगस्टर्स जागेगा, प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं आगजनी की स्थितियां बहुत देखने को मिल सकती हैं, तो हमें सावधान भी बहुत रहना है। और भूकंप फिर से 2026 में काफी कंट्रीज को परेशान करने वाला है, इसमें दो मत नहीं है। तीसरी बहुत स्पष्ट बात मैं बता दूं, जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम हिमाचल की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम दार्जिलिंग क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी राज्यों में फिर से आप भूस्खलन, भूकंप और जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स देखेंगे। ये 2026 में सब कुछ हमारे दर्शक देखने वाले हैं। अब सर क्योंकि इलेक्शन भी बहुत से स्टेट्स में है, तो राज्यों को लेकर कैसा रहने वाला है ये साल? किस राज्य के लिए अच्छा, किस राज्य के लिए बुरा? इलेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो राज्यों की न करके शायद पार्टी के लिए अच्छा या बुरा होगा, जैसा मुझे लगता है। राज्यों के लिए तो कोई भी आए। राज्यों की अगर बात करें, इलेक्शन की बात करें, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में भी इलेक्शन है, तो फिर वहां का कैसा होगा? बिहार इलेक्शन की मैं बात करूं तो बिहार में कहीं ना कहीं बदलाव दिखता है। ये सत्य है कि बिहार में सरकार बदलेगी, ये होने वाला है बहुत जल्दी, और आपके सामने रिजल्ट होंगे इसी साल के अंदर, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे देखने के लिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा हमारे दर्शकों को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही समय में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसी साल के अंदर आपको नवंबर के अंदर ही पता चल जाना है, तो नवंबर में ही हमारे दर्शकों को पता लग जाएगा कि वहां चेंज हो रहा है, सरकार बदल रही है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे किसी भी परिस्थिति में। हाँ, अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें, चाहे वो एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की कुंडली में देख रहा था, बड़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली है, बहुत नेक टू नेक फाइट इस बार वो देने वाले हैं, बहुत क्लोज फाइट रहेगी। लेकिन सरकार मुझे लगता है कि एनडीए वहां बना जाएगी, मुझे फिर से ऐसा प्रतीत होता है। बदलाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री कोई और बनेगा? कौन बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको भी पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सडन डिसाइड होता है, और कोई एक ऐसा चेहरा वो निकाल के लाते हैं जिसके बारे में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो हमें नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है, बदलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात पश्चिम बंगाल की, आपने बात करी, तो ममता दीदी के लिए ये आखिरी वर्ष में कह सकता हूं मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके बाद वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है, वहां कोई नेक टू नेक फाइट नहीं होगी। सर तेजस्वी यादव की आपने बात की कि उनकी कुंडली बड़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। तो क्या लगता है आपको कभी सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? अभी समय है, निश्चित रूप से वो सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा समय है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बार भी मैं कह रहा हूं ना, बहुत नेक टू नेक फाइट होने वाली है, पता नहीं पलड़ा कहां पलट जाए। बदलाव बिहार में निश्चित है और पश्चिम बंगाल में भी निश्चित है। इनफैक्ट बिहार में अभी एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, अभी कुछ नए जैसे पीके अभी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको लेकर के भी प्रश्न कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने चिराग पासवान को लेकर के भी प्रश्न किया। तो मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि चिराग पासवान और पीके बहुत बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव में नहीं बनने वाले हैं। पीके की जो नई पार्टी है जनसुराज पार्टी, मैं सीट्स भी बता देता हूँ, 0 to 5, ये दर्शक नोट कर लें, तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की। 0 to 5 इसी के बीच में सिमट जाना है। बहुत ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन जनसुराज पार्टी नहीं कर पाएगी, मैक्सिमम 5 बोल रहा हूँ, मिनिमम 0 भी हो सकती है, ठीक है। और रही बात चिराग पासवान की,
तो कोई बहुत बड़ी किंग मेकर की भूमिका में वो नहीं रहेंगे, लेकिन ठीक है, प्रदर्शन उनका संतोषजनक रह सकता है। इस नए साल में क्या कोई ग्रह या योग बन रहा है जो भारत के लिए प्रभावी हो? देखिए, गुरु अतिचारी हैं और 2025 से अतिचारी हैं, 2033 तक रहेंगे, 8 वर्ष गुरु अतिचारी हैं। और जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तब तब कहीं ना कहीं परिस्थितियां हमारे लिए थोड़ी सी विषम होती हैं, थोड़ी सी दिक्कत वाली होती हैं। लेकिन भारत की जो महादशा है उसमें मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा की अगर मैं बात करूं तो भारत के लिए अच्छी होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। टेक्नोलॉजी के मामले में आप देखिएगा आने वाले 8 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर भारत बहुत आगे जाने वाला है। शायद इतना ज्यादा हम आगे ग्रो करेंगे जितनी हमने उम्मीद भी ना की हो। और अगर हम इससे भी आगे बढ़ के बात करें तो भारत मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनने वाला है। हमारी इकोनॉमी बहुत स्पीड से ग्रो करेगी, अगले 3 से 4 साल के अंदर ही आपको फील हो जाएगा। तो बहुत सारा पॉजिटिव भी 2026 में। सोने की अगर मैं बात करूं, गोल्ड रेट्स की, अभी आज ही किसी ने प्रश्न मेरे से किया, तो सोना फिर से रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये मैंने शायद 2025 अप्रैल या मई की बात है, जब मैंने कहा था कि सोना 2026 मार्च तक लगभग 1,60,000 के आसपास होगा, और ये मैं आज फिर से आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूं कि सोना मार्च 2026 के आसपास तक लगभग 1,60,000 के आसपास पहुंचेगा। अब बृहस्पति का क्या कनेक्शन है सर 2024 से? क्या सोने की बात की आपने, तो बृहस्पति का तो यही आदि ज्योतिष तो आप भी बनी गई हैं अब। बिल्कुल। देखिए, बृहस्पति अतिचारी हैं, गुरु अतिचारी हैं, तो विषम परिस्थितियां आएंगी। जो स्टूडेंट्स हमारे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत उनको आएगी। क्यों? क्योंकि गुरु तो ज्ञान के कारक हैं, तो वहां अगर वो अतिचारी हैं तो उसी क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं तहलका होने वाला है। तो बहुत सतर्क रहेगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का प्रयास करें। आपको ज्यादा चीजों से, ज्यादा फालतू की पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा सभी विद्यार्थियों को एक मेरा सजेशन भी आप कह सकते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें। हाँ, कई सारे एग्जाम लीक, कई सारी जो अभी आपने देखा होगा, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि कई एग्जाम सरकार को कैंसिल करने पड़े। ऐसी परिस्थितियां 2026 में फिर से बनेंगी, और जब तक गुरु अतिचारी रहेंगे तब तक ये परिस्थितियां काफी हद तक रहेंगी। यानी पेपर लीक भी और बिल्कुल बाकी हो ना। बिल्कुल। तो यानी ये साल पूरा मिक्स रहने वाला है, युद्ध अपॉर्चुनिटी, मतलब मिक्स साल है, किसी के लिए अच्छा। अपॉर्चुनिटीज की बात मैं इसलिए करता हूँ कि जब सूर्यदेव आते हैं तो एक नई बिगनिंग होती है, तो आपको बहुत कुछ नया दिखेगा। जैसे मैंने कहा, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बन सकती हैं जो बहुत पॉजिटिव हो सकती है लोगों के लिए। तो सरकार बहुत कुछ सोचेगी लोगों के विषय में। ऐसा नहीं, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो उस समय मतलब नहीं होना चाहिए। एक ज्योतिष का काम तो गणना करना है, तो गणना के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत अच्छी पॉलिसीज आने वाली है, इंडिया की बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हब की अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष अभी मैंने कहा बनने वाला है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहने वाली हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ पॉजिटिव भी आपके साथ और दर्शकों को देखेंगे। अच्छा, 2025 में जिस तरह से प्लेन क्रैशेस हुए, ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, तो थोड़ा लोग ट्रैवल करने से डरने लगे। अब 2026 आ रहा है, तो क्या सर डरने की जरूरत है? देखिए, डरना तो बिल्कुल नहीं है, सावधान हो जाना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है तो क्षमा कीजिए, वहां मत जाइए भैया। ज्योतिष का काम डराना कभी है ही नहीं। अगर कोई भी ज्योतिष आपको डरा रहा है तो मतलब आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई ज्योतिष आपको रातों रात करोड़पति बना रहा है तो मतलब आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई ज्योतिष आपसे कह रहा है कि रातों रात आपकी किस्मत या आपका भाग्य पलट जाएगा तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से। ये मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। ज्योतिष का काम वो है ही नहीं। ज्योतिष का काम है गणना करना। अब गणनाओं के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, 3-4 महीने पहले भी मैंने ये प्रोडिक्शन की थी। अभी कुछ समय, शायद 2-3 हफ्ते पहले भी एक पॉडकास्ट में यही प्रोडिक्शन मैंने की। मैं फिर से आज बता रहा हूँ, जनवरी से मार्च के बीच में कोई भी बहुत बड़ी प्लेन दुर्घटना, और ऐसी दुर्घटना में दिशा भी बता देता हूँ, उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाली कोई भी फ्लाइट क्रैश होगी। ट्रैवल की बात कर ली तो अब बीमारियों की भी बात कर ही लेते हैं। अब जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, सूर्य स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी इम्यूनिटी, हृदय, आंखें, हड्डियों का ये सब कारक माना जाता है। तो बीमारियों को लेकर अगर मैं बात करूँ तो साल ये कैसा रहने वाला है? थोड़ा सतर्क रहना है। बहुत अच्छा हेल्थ के विषय में अगर मैं कहूँ तो ये साल नहीं है। बहुत बड़ी बीमारियां नहीं, लेकिन बहुत लोगों को परेशान करने वाला है ये साल। तो हेल्थ को लेकर के सतर्क रहें, अपना खाना पीना अच्छा रखें, अपनी एक्सरसाइज, अपना परहेज। कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। परहेज हमेशा इलाज से अच्छा होता है। तो अपना परहेज रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी, हार्ट के इश्यूज बढ़ेंगे, स्पेशली बढ़ रहे हैं कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, अभी और बढ़ने वाले हैं। हार्ट की प्रॉब्लम्स आप बढ़ते हुए देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ब्रोंकाइटिस या फिर फेफड़े से संबंधित समस्याएं बढ़ने वाली है इस वर्ष में, उसके लिए भी सावधान रहें। सर दर्द, माइग्रेन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बढ़ने वाला है लोगों का 2026 में। स्पेशली 2027 के मिड तक भी ये रहेगा।
तो बहुत ज़्यादा सावधान हमें रहने की ज़रूरत है। अपना प्रिकॉशन लेते रहें, परहेज रखें, बेहतर रहेगा। अच्छा, दवा, डॉक्टर के साथ-साथ क्या कोई उपाय और मंत्र भी है जिससे थोड़ा-सा हम सुरक्षित रहें, थोड़ा-सा बिल्कुल। सेफ रहें? देखिए, ज्योतिष का कार्य भी यही होता है कि जब हम आपको बता रहे हैं कि गणनाएँ इशारा कर रही हैं, तो उससे थोड़ा सावधान या थोड़ा-सा हम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ऑलरेडी परेशान कर रही हैं या आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप बीमार हैं, तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, ज्योतिष के पास मत जाना। अगर कोई ज्योतिष ये कह भी रहा है कि मैं आपका हाथ फेर के सर दर्द दूर कर दूँगा या फूँक मार के आपकी बॉडी पेन कम हो जाएगा, तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपका। उस बारे में आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ज्योतिष का कार्य यही नहीं है वो। हमारा वो कार्य नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं कि मुझे माइग्रेन की समस्या है, मुझे बैक पेन की समस्या है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, वो मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ग्रहों की बात करें तो ग्रहों से भी हेल्थ इश्यूज का कनेक्शन सीधा-सीधा है। तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ अगर ज्योतिष को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ कई गुना बढ़ जाता है। क्या प्रिकॉशन लेने हैं आपको? सूर्य का साल है, रोज सुबह सूर्य देव को जल देना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि बहुत सारी आपकी स्ट्रेस, टेंशन, मेंटल परेशानियां घट जाएंगी। जिन लोगों के लिए संभव है वो रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दो। अगर आपने वो करना शुरू कर दिया, आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं। जिन लोगों को कुछ नया करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, उनको ग्रैब करना है आपको, उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है वो भी बता देता हूं। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। आप देखेंगे कुछ ही महीने में आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई दो लौंग नहीं जलानी, कोई दो इलायची जेब में रखने से लाभ नहीं होगा। ध्यान रखना, शास्त्रवत उपायों से ही लाभ होगा जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस चक्कर में मत रहना भैया कि आपने दो लौंग जेब में रख लिया तो आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। वो सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं, उन सबसे सावधान रहिएगा। एकदम। एक चीज और ये सवाल मन में आता है कि आपने बोला कि ग्रहों से बीमारियों का कनेक्शन है, तो इतनी दूर बैठे ग्रह कैसे हमें इतनी सारी परेशानियां दे देते हैं? और अच्छा प्रश्न आपने किया, और आई थिंक कि आपके मन में डाउट है तो आपका भी क्लियर होना चाहिए और दर्शकों का भी। कैसे इतनी दूर बैठे ग्रह में इम्पैक्ट करते हैं? आपने देखा होगा जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती है तो हाई टाइड्स आते हैं समुद्र में। ये सबको पता है। ज्वार भाटा आता है, क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, लेकिन चंद्रमा तो इतनी दूर बैठा है। जब वो इतनी दूर बैठ करके इतने बड़े समुद्र को हिला सकता है, तो हमारी जो बॉडी है जिसके अंदर 70-80% पानी है, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। वो सूर्य है जो वहां बैठा है, वो धूप दे रहा है ना आपको वहां से। फिर आप पूछते हो कि कैसे इफेक्ट कर रहा है भाई? तो सीधा सीधा विजिबल है। जो नहीं विजिबल है उसकी बात करें तो चलो समझ में आते हैं, तो विजिबल है। तो ग्रह 100% इम्पैक्ट करते हैं। और अगर किसी को भी ये डाउट है कि हमने बहुत लोगों को कुंडली दिखा ली, कुछ नहीं हुआ, आप आइए, मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप आइए, आपकी सोच बदल जाएगी। और ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जांपल्स मेरे पास हैं। अच्छा, ग्रहों के रत्न भी लोग पहनते हैं, तो बिल्कुल। उससे भी क्या रत्न पहनने से बीमारियां ठीक होती हैं, पैसे आते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखिए, वो आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने का एक तरीका है। कोई स्टोन पहनने से ना कोई बीमारी ठीक होगी, कोई स्टोन पहनने से पैसा नहीं आएगा। अगर कोई बता रहा है तो फिर से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। भाई सावधान हो जाइए। रत्न पहनने से, स्टोन पहनने से, पत्थर पहनने से, आप उसको जो मर्जी बोल लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। वो एक एनर्जी बैलेंस करने का एक तरीका है, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच करके लाखों रुपए अपने बर्बाद कर रहे हैं कि मैं ये पहनूंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी। इस सबसे आपको सतर्क रहना है। अभी आपने एक चीज बताई सर कि सूर्य नमस्कार करना है, सुबह में जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, लेकिन आलस भी लोगों को होता है। आलस की वजह से कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं, तो आलस को दूर करने का क्या कोई उपाय, कोई तरीका, कोई मंत्र कुछ है? देखिए, पहला उपाय तो ये है कि आपको खुद आलस पे काबू करना पड़ेगा। खुद ही आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, इसमें दो मत है ही नहीं। दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा आलस्य है तो उसका संबंध भी कहीं ना कहीं ग्रहों से होता है। आपकी कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है तो भी आलस्य की स्थिति बनती है। बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है तो भी आलस्य की स्थिति बनती है। चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है तो भी आलस्य की स्थिति बनती है। तो इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत आ रही है कि आप कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, पहला तो काम आपको प्रयास करना है। लेकिन प्रयास करने के बाद भी यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं इस कार्य को करने में या अपने आलस्य को दूर करने में, तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाए और अपनी कुंडली का एक डिटेल एनालिसिस करा लें। शर्त वही है कि कोई भी, जहां भी आप जाइए, मैं नहीं कहता आप मेरे पास आइए, हजारों विद्वान भारतवर्ष में भरे पड़े और बहुत लोग हैं, लेकिन वहां जाइए जो कुंडली को डिकोड कर पाए, जो कुंडली को समझ सकें। एक चीज ध्यान रखिएगा, 6 महीने साल भर का क्रैश कोर्स करने से कोई ज्योतिष नहीं बनता। 6 महीने साल भर में ज्योतिष की ABCD भी नहीं सीख पाता कोई इंसान। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कह देता हूं, आज जब हमने ज्योतिष सीखा, मुझे तो लगभग 25 से ज्यादा साल हो गए मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं और आज भी पढ़ रहा हूं।
मैं आज भी ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ भाई, मैं कोई ज्योतिष में परफेक्ट आज भी नहीं हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, जबकि 26 साल मुझे पढ़ाई करते हो गए, 25 प्लस। तो बहुत बड़ी बात है, और वही ज्ञानी होता है जो खुद को जीवन पर्यंत ज्योतिष का विद्यार्थी ही रहूंगा, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना डीप सब्जेक्ट है कि पूरा जीवन का शायद अगला जन्म भी कम पड़ जाए सीखने के लिए। इसमें ये सच्चाई है। लेकिन पहले जब हम ज्योतिष करते थे तो हमने पहले पंचांग पढ़ना सीखा, फिर हमने ज्योतिष पढ़नी सीखी। अभी मैं देख रहा हूँ लोग 6 महीने का 3 महीने का क्रैश कोर्स करते हैं, उनको ज्योतिष पूरी आती है, पंचांग का उनको ABCD नहीं आता। अरे भैया, जब तक आपको पंचांग नहीं आएगा तब तक आप एक ज्योतिष बन ही नहीं सकते। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, जो ज्योतिष भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्पेशली जो लर्नर्स हैं, जो नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अपने आप को इस काबिल बनाइए, इतना परफेक्ट बनाइए कि कोई आपको चैलेंज ना कर पाए। दूसरा, आपकी जो बातें होनी चाहिए वो हमेशा शास्त्रवत होनी चाहिए। आपकी बातें ये नहीं होनी चाहिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला कि आपने 2 लौंग तेज पत्ते पे रखकर जला दिया, आपके ऊपर करोड़पति बन जाओगे, धन वर्षा हो जाएगी, आपके कर्जे उतर जाएंगे। नहीं, अगर ऐसा होता तो पूरे भारतवर्ष में हर कोई करोड़पति होता। अगर ऐसा होता तो किसी के ऊपर कर्जे ही नहीं होते। अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कि 2 लौंग या 2 तेज पत्ते खरीदना किसी रिक्शे वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, या किसी ठेली वाले के लिए? कौन नहीं खरीद सकता? सब खरीद सकते हैं। तो क्यों ठेला चलाएंगे, या क्यों रिक्शा चलाएंगे, या क्यों आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेचेगा? क्या आवश्यकता है? वो सब करोड़पति बन जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने की एक कला है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है। अच्छे ज्योतिष बनिए, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। फिर से अच्छे ज्योतिष बनिए, सीखिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए और लोगों की सेवा कीजिए। सेवा भाव ज्योतिष का पहला नियम है। ज्योतिष के अंदर मैं कहता हूं ठीक है, आपकी आजीविका का साधन है, 2 पैसे आप कमाते हैं, कमाइए, मैं भी कमाता हूं, मैं कभी नहीं कहता आप मत कमाइए, लेकिन सेवा भाव अगर आपके अंदर नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन कभी सही नहीं हो सकती। अब जैसे आजकल आपने ग्रहों की बात की, ग्रहों से ही क्या जो पारिवारिक कला हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा लोगों में लड़ाई झगड़े, डिवोर्स चीजें हो रही हैं, तो क्या इसका भी कनेक्शन ग्रहों से ही होता है? 100%। मैं तो कहता हूं कि जो भी चीजें होती हैं वो ग्रहों की वजह से ही होती हैं, और मैं ये प्रूव करने के लिए तैयार हूं। अगर किसी को डाउट है तो आओ भाई, मैं प्रूव करता हूं कैसे होती हैं। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केस हैं बेटा कि जिन लोगों के हमने डाइवोर्स बचा दी। ये मैंने नहीं, प्रभु की कृपा रही, प्रभु ने बचाए, मैं तो एक माध्यम बना, शायद प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना। लेकिन मैं बता रहा हूं, सैकड़ों केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिनके कोर्ट में डाइवोर्स के केसेस चल रहे थे, और आज हंसी खुशी जीवन जी रहे, कोर्ट से उन्होंने केसेस वापस ले लिए। कैसे हुआ? हमने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया, कुछ केसेस में काउंसलिंग भी लोगों की करनी पड़ी हमें, लेकिन मेन था कुंडली का एनालिसिस और प्रॉपर रेमेडीज, प्रॉपर उपाय जो शास्त्रवत है, लोगों ने किए। कुछ केसेस में लोगों को समझाया, हस्बैंड वाइफ के साथ हम दोनों को बिठाया, बात करी, काउंसलिंग करी, उनके घर वालों को बुलाया, समझ गए, और आज लोग खुशी से रह रहे हैं ऐसे। और मैं बहुत बड़ी बात कह देता हूँ, यहाँ पर कुंडली मिलान की भी बात आ जाती है। मैं कहता हूँ भाई, पहले से ही सतर्क रहो ना। जब आप शादी करो, कुंडली मिला के कर लो, नौबत ही नहीं आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितनी कुंडलियां मैंने मिलाई हैं, 99% केसेस में डाइवोर्स नहीं हुए। अब 100% अगर शादी बचानी है तो कुंडली मिलाने का क्या कोई ऐसा खास तरीका है? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मतलब एक जनरल बता दीजिए जो देखना जरूरी है। देखिए, जनरल ज्योतिष में कुछ नहीं है। ज्योतिष बहुत गूढ़ रहस्यमय विषय है। अगर इतना आसान होता तो सब ज्योतिष होते। तो ज्योतिष में आप किसी भी ज्योतिष के पास जाओ, या आजकल तो लोग खुद भी ऑनलाइन देखते हैं और वो गुण मिलान कर लेते हैं। भाई मैं फिर से कहता हूँ, गुण मिलान कुंडली मिलान का एक पार्ट है, कुंडली मिलान नहीं है। कुंडली मिलान बिल्कुल अलग विषय है। कुंडली मिलान के अंदर हमें भावों का मिलान करना होता है। आप अगर कल किसी से शादी कर रहे हैं, या मेरी किसी से शादी हो रही है, किसी भी बच्चे की शादी हो रही है, वो बेटिया हो सकता है, कोई बेटा, कोई भी बच्चा हो सकता है, आप समझिए, अगर उन दोनों का इमोशनल कनेक्शन ही अच्छा नहीं होगा, क्या वो शादी चल पाएगी? उन दोनों का थॉट प्रोसेस ही मैच नहीं करेगा, क्या वो शादी चल पाएगी? आज की इस परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, उन दोनों के विचार ही नहीं मिलेंगे। तो हमें ये सब भी मिलाना होता है। कुंडली मिलान भावों का मिलान है, कुंडली मिलान 2 आत्माओं का मिलान है। अगर वो प्रॉपर है तभी आपकी शादी चलेगी, नहीं है तो दिक्कत आनी निश्चित है। तो मैं तो कहता हूं कि दिक्कतों को आने ही मत दो। बच्चे की शादी करो, अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, प्रॉपर कुंडली का मिलान कराओ अच्छे से, लेकिन केवल गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान, दोनों अलग चीजें हैं भाई। गुण मिलान, कुंडली मिलान, गुण मिलान कुंडली मिलान का एक पार्ट। इस गुण मिल गया मैंने कहा ना, गुण मिलान कुंडली मिलान का एक पार्ट है बेटा, लेकिन वो पूरा कुंडली मिलान नहीं है। हमें भावों का भी मिलान करना होता है। एक कुंडली मिलाने के लिए समय चाहिए होता है। मैं तो आजकल देखता हूँ, कई सारे लोग आए, अरे गुरुजी हम तो वहां गए, उन्होंने तो 2 मिनट में कुंडली मिला के बता दिया, आप तो कह रहे हो कि बेटा 1 घंटे बाद 1 घंटे का समय लगेगा। अरे भाई, कुंडली पढ़ना मजाक नहीं है। आपको पता है कितनी बड़ी साइंस है, इसके पीछे कितनी कैलकुलेशंस है। वो तो भगवान का शुक्र है, टेक्नोलॉजी का माध्यम, आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत चीजें आसान हो गई, कैलकुलेशन आसान हो गई, लेकिन फिर भी एक चार्ट अगर मेरे सामने आता है, जब तक मैं 10-15 मिनट उस चार्ट को देखूंगा, उसके बिना मैं बात नहीं करता किसी से। मिनिमम बता रहा हूं, कई बार आधा घंटा, अगर कोई कुंडली में कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई योग मुझे दिख गया, या कोई ऐसा सवाल किसी का है, कई बार 1-1 घंटा लग जाता है मुझे कुंडली पढ़ने में। आज भी
जबकि 25 साल से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, सोचिए। और यहाँ लोग 2 मिनट में प्रेडिक्शन कर देते हैं, तो डिफरेंस तो होगा ना। और वही कारण है कि लोगों का भला नहीं हो रहा। कितने केसेस मैं बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कितने केसेस मेरे पास आते हैं, गुरुजी यहाँ गए वहां गए, लाखों रुपए के उपाय करा दिए, कोई लाभ नहीं हुआ। जब मैं कुंडली देखता हूं, मैं कहता हूं भाई ये उपाय क्यों करे, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी, आपको तो ये करना था। अब आप गलत डॉक्टर के पास जाए और फिर आप कहें हम ठीक नहीं हो रही जी, दवाइयां गलत खराब है, तो दवाई खराब नहीं है, वो डॉक्टर खराब है भाई। डॉक्टर बदलो, दवाइयां सही हैं। आप सोचिए, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं ना, एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं। दवाई सेम ही दे रहे हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो इफेक्ट है वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि दवाई देने का भी तरीका है, कब किस डोज में कितनी दवाई देनी है। तो एक अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, पढ़े लिखे ज्योतिषियों के पास जाओ, आडंबर में नहीं फंसना है। नया साल है तो उससे नई नई चीज़ें मैं चाहती हूँ लोग सीखें। एक सवाल मेरे पास, जो मेरे जानने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, हमेशा जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो एक सवाल रहता है कि घर में जैसे हम लोग जो डेथ हो जाती है जिनके हमारे फैमिली के लोग, उनकी फोटोज लगाते हैं। जी, तो कुछ लोग इसके लिए बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन कुछ लोग मना भी करते हैं। तो सही गलत क्या है? देखिए वो आपके पूर्वज थे, और अगर आप सम्मान के प्रतीक के तौर पर उनको याद कर रहे हैं, उनकी फोटो लगा रहे हैं, तो उसमें कोई दो मत नहीं है। और किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि घर में पूर्वजों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। हाँ, घर के मंदिर में पूर्वजों की फोटो नहीं होनी चाहिए। घर की साउथ वॉल पर आप पूर्वजों की फोटो लगाइए, कोई समस्या नहीं है। कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं है किसी भी शास्त्र में कि आप ये नहीं कर सकते। सर, रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत हैं। आजकल का यूथ आप देख ही रहे हैं, यहीं पर हैं। तो किसी का पार्टनर अगर थोड़ा टॉक्सिक है, रिलेशन नहीं चल रहा है अच्छा, तो क्या करें? मैं कहता हूँ किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। कई लोग मेरे पास भी आते हैं जहां मैं कहता हूं कि भाई इस केस में कुछ नहीं हो सकता, बेहतर है आप डाइवोर्स ले लो। लेकिन साफ बताना, किसी को धोखे में ना रखना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो मैं कहता हूं किसी अच्छे ज्योतिष के पास सबसे पहले जाओ। अगर संभव है और आप रिलेशन को बचा सकते हो तो भैया बचाइए। रिलेशन तोड़ना बड़ा आसान है, रिलेशन बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर वहां भी आपको फिर निराशा मिलती है, या कोई ज्योतिष आपको स्पष्ट बता रहे, जैसे मैं तो बहुत क्लियर बता देता हूँ कि रिश्ता चलेगा या नहीं, तो आप अगर वो मना कर रहे हैं तो फिर अपने से भी प्रयास करिएगा। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो फिर तो कोई उपाय बचता नहीं है, क्योंकि जो डाइवोर्स होना है वो तो होना ही है, होए वही जो राम रच राखा। अगर प्रभु ने ऐसी लीला रच दी है कि आपका डाइवोर्स होना है, तो फिर तो मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कोई भी अच्छा ज्योतिष अगर होगा तो आपको स्पष्ट बता देगा कि आपकी शादी चलेगी या नहीं। एक और चीज़ आजकल मैं सोशल मीडिया पर बड़ी देख रही हूँ, शादी की बात हो रही है तो मैं सोच रही हूँ पूछ लूँ आपसे कि जो नाम होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसको लेकर ये चलता है कि यार एम नाम वाले हैं तो उनकी जेड नाम वालों के साथ ज़्यादा अच्छी मैरिज चलने वाली है, ये फलाना है तो फलाना चलेगी। तो क्या ऐसा कुछ होता है? ये सब भ्रम है, सब मिथ्या है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई ज्योतिषीय गणनाएं नहीं है, कोई साइंस नहीं है, सब कुछ भ्रम है। अगर ऐसा होता तो आइए मेरे पास, जिसको भी चाहिए डेटा मैं अवेलेबल करा दूंगा। मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन अवेलेबल करा दूंगा। ऐसे शायद कितने केस भारतवर्ष में लाखों मिल जाएं या बाहर भी, जहां एम वालों की जेड के साथ शादी हुई और टूटी, नहीं चली। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, भ्रमित करने का एक लोगों को तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई ज्योतिषीय गणनाएं नहीं है, और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। देख लिया, जो लोग खुश हो रहे थे, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं ये सारी चीज़ें। सर, इस दुनिया में आए हैं तो पैसों की सबको ज़रूरत है। तो मैं आपसे आज एक यूनिक उपाय जानना चाहती हूँ जो आपने किसी को ना बताया हो, कि पैसे अगर चाहिए तो ये उपाय करो, पैसे आएंगे। अब आपने कहा कि यूनिक उपाय जो कहीं ना बताया हो, तो आज यूनिक उपाय मैं एक बता देता हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं फाइनेंशियली और बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहली चीज, एक तो व्यक्ति है जो चाहता ही नहीं कि उसका पैसा आए। घर में कोई इंसान अगर लेटा हुआ है और किसी काम को नहीं कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है पैसा नहीं आएगा भाई, कहीं से धन वर्षा नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा है, या पैसे की समस्या ने घेर रखा है, तो ये रामबाण उपाय है। ये जिसने किया आज तक फेल नहीं हुआ। आपको रोज सुबह अपने घर से उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, ये शर्त है। सुबह नहा धो करके, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के, आप अपने घर से एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल, फिर जल भरिए, फिर थोड़ा सा दूध, फिर थोड़ा सा शहद, और फिर 2 बूंद घी। वो घर से लेकर के जाइए पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में, और शिवलिंग पर वो जल चढ़ाना शुरू कर दो। वहां से वापस आते समय आपका जो लोटा है वो खाली नहीं होना चाहिए। चाहे जलेरी से जो जल गिर रहा हो, 2 बूंद जल आप ले आए और वापस लाके अपने घर में उसको छिड़क दे वापस आप। ये उपाय आप कर लेना, किसी भी सोमवार से शुरू करना, 41 दिन कर लेना, रास्ता मिल जाएगा पैसे कमाने का। अपने आप देखेंगे आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। 41 दिन रोज करना है? कंटिन्यू करना है विदाउट गैप। प्रयास करें कि कोई भी ऐसा कार्य जैसे नॉनवेज खाना है, ड्रिंक करना है, वो सब उस समय पर आप ना करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब पैसा
पैसा सिर्फ कई तरह से कमाया जा सकता है। एक होता है मान सम्मान यश के साथ कमाना। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ मान सम्मान और यश मिले, इसके लिए भी कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव आ रहे हैं भाई, और मान सम्मान के कारक है सूर्यदेव। हमारे पिता को हम सूर्य का दर्जा देते हैं क्योंकि हम उनकी वजह से इस दुनिया में आए। तो सूर्यदेव आ रहे हैं और मान सम्मान न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या करना है? सूर्यदेव को खुश करना है। एक मंत्र बता के जा रहा हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करना शुरू कर देना। 2026 के अंदर अंदर आपकी तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन ये मत सोचना कि 2 दिन में बदल जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, 2026 के अंदर अंदर उपाय लगातार करने पड़ेंगे। ये तो उपाय की बात हो गई सर, लेकिन अगर कुछ लोग आर्थिक नुकसान बार बार उठा रहे हैं तो क्या इसका कोई कारण होता है? उपाय भी काम नहीं करें, कोई कुंडली में योग होता है? बिल्कुल हो सकता है। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कुंडली में दरिद्र योग तो नहीं बन रहा है, कुंडली में कहीं ऐसा योग तो नहीं बन रहा है कि जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी हुई हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली ग्रोथ रुकी हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो हमारे पास आए हैं और जिनका जीवन बदला है। मेरे पास नहीं, और भी बहुत ज्योतिषियों के पास होंगे। तो ये इसका बिल्कुल प्रमुख कारण है आपकी कुंडली। आप कहीं जाइए अच्छे ज्योतिष के पास, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए और आप देखिए कि आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि लाखों लोगों का बदला है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, लेकिन कभी भी ये सोच करके किसी ज्योतिष के पास मत जाना कि आप आज गए और उन्होंने ऐसे हाथ फेरा या फूंक मारी और आपका जीवन बदल गया। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। आप जाएंगे, आपको प्रॉपर शास्त्रवत उपाय अगर कोई बताता है वो आपको करने पड़ेंगे। उपाय पूजा पाठ नियम कुछ भी हो सकते हैं, वो आप करिए, निश्चित रूप से लाभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, कुंडली में कुछ ग्रह प्रमुख रूप से, कलयुग की अगर मैं बात करूं तो कलयुग में राहु से बड़ा ग्रह कुछ नहीं है। और सडन मनी चाहिए तो राहु ही दे सकता है। शुक्र उसके साथ हम प्रमुख भूमिका निभाता है। बिल्कुल, शुक्र उसके ऊपर भी आऊंगा, मैं ले भी लेता है। शुक्र उसके साथ प्रमुख भूमिका निभाता है। बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ज्ञान हमें वही देते हैं। बुध का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बुद्धि वही देते हैं। जब तक बुद्धि नहीं, पैसा कैसे कमा लोगे? तो कुंडली में कुछ भावों की अगर मैं चर्चा करूं, ज्यादा लंबा डिस्कशन तो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भावों की चर्चा करूं, 3, 6, 11 में यदि राहु है तो समझ लो कि पैसा वहीं से आएगा। बस आपको वो एक्टिवेट करना है। अब वो आप देख लीजिए कि आप कहां जाके उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। कोई भी अच्छा ज्योतिष उसके उपाय आपको बड़े आसानी से बता देगा। कलयुग है, कलयुग में वहीं से पैसा मिलेगा। दूसरा आपको बता देता हूं, आपका जो कुंडली का दूसरा भाव होता है जिसको हम धन भाव बोलते हैं, उसमें जो भी ग्रह बैठा है, एक तो वो, दूसरा उस भाव का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है वो, तीसरा उस भाव का लॉर्ड जहां बैठा है वहां का नक्षत्र क्या है। ये समझ लीजिए। ये आज बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, कुछ थोड़ा सा समझ में कम आएगा आम लोगों के लिए, थोड़ी टेक्निकल चीजें मैं फिर से बोल दे रहा हूं। कुंडली का दूसरा भाव जो धन का भाव होता है, उस भाव के लॉर्ड जिस घर में बैठे हुए हैं वहां का नक्षत्र का जो स्वामी है वो आपको पैसा देने के लिए मजबूर है। आप करिए उसके उपाय। मैं दावे के साथ कहता हूं, हो ही नहीं सकता कि पैसा ना आए। यानी कि अगर उपाय काम ना आए तो कुंडली जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल। कि ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुंडली में सर क्या ये भी होता है कि हमें नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए? क्योंकि 2026 आने वाला है, बहुत से लोग नया अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए सोच रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ आप बता दीजिए, ताकि अगर स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो रुक जाएं, नौकरी की तरफ जाएं। बिल्कुल, इसमें कुंडली में बहुत स्पष्ट होता है कि आप व्यापार कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी मैं व्यापार करना चाह रहा हूँ। मैं क्लियर मना कर देता हूँ कि भाई मत करिए, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और कितने केसेस ऐसे हैं जहां लोगों ने नुकसान उठाया फिर वापस आए कि गुरुजी आपने मना किया, अब तो हो गया। तो भाई अगर आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छे ज्योतिष की सलाह जरूर ले लो, क्योंकि आपकी कुंडली में क्लियर विजिबल होता है। कोई भी अच्छा ज्योतिष 10 मिनट कुंडली पढ़ेगा, आपको बता देगा कि आपको व्यवसाय करना है नहीं करना, करना है तो किस क्षेत्र में करना है। नौकरी बेहतर रहेगी, व्यवसाय बेहतर रहेगा, ग्रोथ कब मिलेगी, प्रमोशन कब मिलेगा, नौकरी चेंज कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ एक अच्छा ज्योतिष आपको बता सकता है। अगर हम एक हाउस की बात करें और ग्रहों की बात करें तो एक ताकि आम लोग थोड़ा सा समझ जाए, क्योंकि पूरी ज्योतिष एक पॉडकास्ट में तो नहीं सीख सकते। बिल्कुल। तो आप जो हमारी कुंडली में भाव होते हैं उसके हिसाब से आप एक बार बता दीजिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हो तो बिल्कुल व्यापार। कुंडली का जो दशम भाव है बेटा, कुंडली का दशम भाव हमारे कर्म का भाव है, जो हम कार्य करते हैं। कुंडली का 7वां भाव जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ से डायरेक्ट लिंक रखता है। कुंडली का 8वां भाव जो हमें सडन मनी दे सकता है। कुंडली का 11वां भाव जिसको हम लाभ का घर कहते हैं, एकादश भाव। कुंडली में लगन कितना मजबूत है। कुंडली का 2nd भाव, दूसरा भाव जिसको साक्षात धन भाव कहा गया है, कुटुंब भाव कहा गया है। तो उनके ग्रहों की क्या स्थिति है, उनके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, किस ग्रह का उन पर इफेक्ट है, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसको हम अच्छे से समझ लें और उसके उपाय कर लें तो हो ही नहीं सकता कि जीवन में आपको पैसा ना मिले, आपको ग्रोथ ना मिले या आप जीवन में आगे ना बढ़े।
कुंडली की बात हो रही है सर, तो ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? यानी सबसे पहले तो मैं जनरल बता देता हूँ भाई, 2026 में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, शेयर मार्केट बहुत नीचे जाएगा, कोई शेयर मार्केट क्रैश होगा, ये सबके लिए बता रहा हूँ। 2026 में म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, उसमें बहुत नुकसान लोगों को होंगे, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट न करें, बहुत संभल करके और सोच समझ करके बहुत वाइजली आपको डिसीजन लेना है। अगर ग्रहों की जहां तक आपने बात करी, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? राहु सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो कुंडली के कुछ भाव हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि डिटेल कुंडली का एनालिसिस करने पर ज़्यादा अच्छे से चीज़ें निकल के आ सकती हैं सामने, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष से पहले सलाह ले लो, क्योंकि हर किसी कुंडली में योग नहीं होता। इस मामले की तो अगर मैं बात करूं, कितने केसेस ऐसे हैं अनगिनत, मैं बता नहीं सकता, कि जिनको मैंने स्पष्ट कहा कि बेटा इस फील्ड में मत जाना, कहीं भी चले जाओ, और वो गए और करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों लाखों रुपए के नुकसान लोगों ने उठाए। ये इतना स्पष्ट है और ये बड़ी आसानी से ज्योतिष, कोई भी अच्छा ज्योतिष कुंडली देख करके बता सकता है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो समझ जाओ, किसी अच्छे ज्योतिष से पहले एक बार कुंडली का एनालिसिस करा लो। सर ये भी बता दीजिए कि कौन से भाव में कौन से ग्रह हो तो आप बिल्कुल भी भूल के भी ना करें। स्पेशली भावों की बात आपने करी, राहु अगर 12वें भाव में है तो बिना प्रॉपर एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना भाई। राहु 9वें भाव में है तो बिना प्रॉपर कुंडली एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट मत करना भाई। राहु सेकंड हाउस में है, बिना कुंडली के प्रॉपर एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना नुकसान होना निश्चित है। अब जैसे मैं आजकल देख रही हूँ, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो नए नए फील्ड बन रहे हैं, तो अब यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर्स, ये जो लोग बनते हैं, क्या कोई विशेष योग होता है इनकी कुंडली में जो इस तरह की फील्ड में वो असामान्य फील्ड में जा रहे हैं? देखिए, क्रिएटिविटी जो आती है वो राहु से आती है, बुध से आती है, बृहस्पति से आती है, इन सब ग्रहों के कॉम्बिनेशन से आती है। तो निश्चित रूप से इसके लिए कुंडली के ग्रह जिम्मेदार हैं, कुंडली के भाव जिम्मेदार हैं, ये सत्य है। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपका, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं राहु अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ राहु के साथ बृहस्पति और बुध को मजबूत कर लेना। अगर वो मजबूत नहीं है तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि बुद्धि कहाँ से आएगी? बुद्धि तो बुद्ध के, जो बुद्धि के ग्रह हैं बुद्धि देंगे ना, ज्ञान कहाँ से आएगा? और जब तक बुद्धि और ज्ञान नहीं होगी, आपको लगता है कि आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो। चाहे हम बात करें पॉडकास्ट की, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, अभी हम और आप वही कर रहे हैं, चाहे हम बात करें आजकल जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे आपके हंसी मजाक, ये सब चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, उन सब के लिए, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए दोनों चीजें चाहिए। तो केवल इस भरोसे मत रहना कि राहु अच्छा है तो क्रिएटिविटी आपकी सफल हो जाएगी, आप बहुत ऊपर चले जाओगे, नहीं। साथ साथ बुद्धि का अच्छा होना, यानी बुध ग्रह का अच्छा होना, ज्ञान का होना यानी गुरु का अच्छा होना, और शुक्र का भी यदि अच्छा प्रभाव है तो जल्दी पैसा कमा लोगे। अब सरकारी नौकरी को लेकर भी बहुत मेरे पास सवाल आते हैं कि आप बताइए सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, मेरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं आपसे पूछती हूँ, सरकारी नौकरी किन लोगों की लगती है? कुंडली में कौन सा भाव होता है, कौन से ग्रह होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है? देखिए, सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूं, सरकारी नौकरी के प्रमुख रूप से दो ग्रह जिम्मेदार, सूर्य और मंगल, ये मैं बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल मजबूत नहीं है तो आपकी कुंडली में योग होने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ये मैं बोल के जा रहा हूं दावे के साथ। इसलिए सबसे पहले अपने सूर्य और मंगल को मजबूत कर लो। किसी ज्योतिष के पास जाना है मत जाना, ये उपाय कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा, हालांकि बृहस्पति का भी बहुत बड़ा योगदान है और ग्रहों का भी है, लेकिन प्रमुख रूप से दो ग्रह जिम्मेदार हैं। क्या उपाय करने हैं? जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बच्चे कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनना, अपना सूर्य और मंगल मजबूत कर लेना। मंगल कैसे मजबूत करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो और हनुमान चालीसा रोज पढ़ना शुरू कर दो, मंगल मजबूत हो जाएगा। सूर्य के लिए आपको रोज सुबह सूर्य को जल देना है, पानी में जरा सा गुड़ और रोली डाल करके। नहीं दे सकते हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम सप्ताह में एक बार रोज कर दो तो बहुत अच्छा। नहीं कर पाओ तो सप्ताह में एक बार संडे टू संडे करना शुरू कर दो। सूर्य और मंगल मजबूत रहेगा, साथ में अपनी मेहनत करो, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। एक और कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में भी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने ये कुंडली की बात बता दी कि ये हुआ, अब कुछ लोग हाथों में लकीरों में ढूंढते हैं सरकारी नौकरी, तो ज्यादा सटीक कौन है, कुंडली जो बताती है वो या जो हाथ बताती है? देखिए, वैदिक ज्योतिष की अगर मैं बात करूं, शास्त्रों की बात करूं, तो वहां वैदिक ज्योतिष के अलावा किसी चीज का वर्णन नहीं है। पामिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, हालांकि मैं पामिस्ट्री एक्सपर्ट नहीं हूं भाई, तो मैं उस फील्ड पे कोई बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरा विषय नहीं है। लेकिन पामिस्ट्री को अगर मैं कहूँ एक कंप्लीट साइंस है तो बिल्कुल नहीं है। हाथों की रेखाएं तो बदलती रहती हैं, आपने सुना भी होगा, और कितने लोगों की बदलते हुए देखी है हमने। तो अगर उससे भविष्य बताया जा सकता तो कैसे बदलती? कुंडली आपकी कभी नहीं बदलती। लेकिन अगर मैं जब भावनाओं से बात करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारी रेखाएं बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे बचपन में है, सेम वैसी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने लोगों की रेखाएं आप बदलते हुए महसूस कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बोल के जा रहा हूँ, दर्शकों को भी बोल रहा हूँ, आप अपने हाथ पर कोई भी इंक या कुछ लगा लेना
और अपने हाथ को ऐसे प्रिंट कर लेना किसी पेपर पर। वो पेपर संभाल कर रखना, लेमिनेट करा के 10 साल बाद खोल के देखना, दूसरे पे करना, आपकी रेखाएं आपको बदली हुई दिख जाएंगी। आप करके देख लीजिएगा। 5 साल 10 साल तो छोड़ दीजिएगा, 5 साल में आपको बदली हुई दिख जाएगी। ये एक उपाय बता दिया आपने चेक करने का तरीका। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि किसी की बातों पर भरोसा ऐसे ही मत करो भाई, कुछ तो विचार करो तब भरोसा करो। केवल अंधा होकर के ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे करना, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सब बहुत से लोग नाम से राशि और कुंडली मिलवाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है नाम से मिलाना? ये मन के समझाने के लिए अच्छा, कहते हैं ना, मन समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो ये सिर्फ मन का एक भ्रम दूर कर सकता है, बाकी सत्यता बिल्कुल नहीं। देखिए, राशि शब्द कहाँ से आया? राशि शब्द की उत्पत्ति ही कुंडली से हुई। तो बिना कुंडली के केवल, आजकल तो डेट से भी लोग राशि निकालते हैं, आपका जन्म इस डेट से इस डेट के बीच में हुआ तो आपकी राशि ये होगी। नहीं, वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है, शास्त्रों से उसका कोई संबंध है ही नहीं। आप ऐसे लोग जो इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए हो और आप कहते हैं कि वो एरीज होंगे, आप मेरे पास आइए, उनकी कुंडली में मैं दिखाऊंगा कितने लोग अलग राशि के निकलेंगे। राशि शब्द की उत्पत्ति वहां से हुई। तो नाम से कुंडली मैच करना, नाम से अपनी राशि निर्धारण कर लेना, वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि आप सही से फॉलो नहीं कर पाते। कुंडली के हिसाब से ही राशि देखी जानी चाहिए, कुंडली प्रॉपर मिलान होना चाहिए, तभी आपको सही डायरेक्शन, सही फल मिलेंगे। फिर लोग कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलते। अरे भाई, रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे जब आप सही डायरेक्शन ही फॉलो नहीं करोगे। एक आखिरी सवाल और सर, न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा राशियों का वो निकलता है, बिल्कुल। वो क्या होता है? वो मंथ के हिसाब से होता है कि इतने से इतने मंथ में जो पैदा हुए हैं उनका ये है, उनका ये, उनका ये। तो ये कितना सही होगा? वही मैंने अभी कहा, वो बिल्कुल निराधार है। हमारी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका कोई आधार है ही नहीं। मेरे अनुसार तो वो सब बेकार है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, और इसीलिए आप देखो कि उसका कोई इफेक्ट होता भी नहीं है। अब सर, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, समय की सीमा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप राशि वाइज ना बताकर किन राशियों का साल 2026 में अच्छा जाएगा और किन का थोड़ा संभल के इनको रहने की जरूरत है, ये बता दीजिए। अगर लोग कमेंट करेंगे कि हमें एक एक राशि का प्रेडिक्शन सर से चाहिए, तो हम बुलाकर फिर से लाएंगे। तो अभी ऐसे बता दीजिए। बिल्कुल। मेष और मीन की, कुंभ की मैं बात करूं, इन तीनों ही राशियों पर इस समय 7.5 चल रही है। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो 7.5 का आखिरी चरण है। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय चरण में है, और मेष राशि की बात करूं तो पहला चरण अभी चल रहा है। जब शनि दूसरे चरण में होते हैं अपनी 7.5 में, तो उस समय वो चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर होते हैं, और सबसे ज्यादा समस्या हमेशा 7.5 के दूसरे चरण में इसीलिए आती है, क्योंकि वो आपके विचारों को इफेक्ट कर देते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे देते हैं, आपके इमोशंस को इफेक्ट कर देते हैं, आपकी सोचने की क्षमता को वो प्रभावित कर देते हैं। और तीसरी जब 7.5 का चरण आता है शनि का, तो उस समय तो वो आपको प्रिपेयर करते हैं एक नई अचीवमेंट के लिए। तो इन तीनों राशियों को थोड़ा सा सावधान रहना है। कुछ परेशानियां, कुछ डिफिकल्टीज आप फेस करेंगे अभी कुछ समय तक, लेकिन घबराना नहीं है। आप कुछ नया पाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके अच्छे काम करिएगा, अच्छा बोलिए, लोगों को रिस्पेक्ट करिए, उससे भी शनिदेव बहुत खुश हो सकते हैं। किसी का सम्मान न करना शनि को कुपित करने का सबसे बड़ा कारण है। सबका सम्मान करिए, सबसे अच्छे से बात करिए, सबके साथ अपने रिश्ते सहज रखिए। कोई कुछ भी करे, आप, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें खुद में अच्छा रहना है। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने बात करी किन राशि वालों को बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं तुला राशि की बात करूं, बहुत कुछ अचीवमेंट्स उनको इस वर्ष मिलेंगे, स्पेशली रिश्तों को लेकर के वो बहुत अच्छी गुड न्यूज उनको 2026 में मिल सकती है। मकर राशि की बात करो, मकर राशि के लिए साल थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा, लेकिन जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और उम्मीद है दोबारा आप हमारे साथ आकर राशियों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो देखा आपने, सर ने बहुत कुछ बताया, अच्छे अच्छे उपाय बताए, किस तरह से आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप ऐश्वर्य, यश पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं। तो कैसा लगा पॉडकास्ट, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर से कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। दूसरी बार जब पॉडकास्ट करेंगे तो आपके सवाल ज़रूर लेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।